रिलीज हुई एक तमिल सस्पेंस थ्रिलर जिसका नाम है नियति। यार, अपना हीरो एक डिटेक्टिव है जिसके पास एक लड़की का पिता आकर उसे अपने होने वाले दामाद के बारे में कुछ डिटेल्स पता करने के लिए कहता है, पर गलती से हीरो के हाथों उस होने वाले दामाद का कत्ल हो जाता है ना? इंटरेस्टिंग। उसके बाद हीरो के आगे मुसीबतों की लाइन लग जाती है। वो उनसे कैसे जूझता है, यही तो इस मूवी की कहानी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में कोयम्बटूर की एक डिटेक्टिव एजेंसी को दिखाते हैं जहाँ पर एक कपल आते हैं। पत्नी ने कॉलेज डेज में एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। फिर उसने इस आदमी से शादी की और सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले उसे अपने एक्स के एनोनिमस लेटर्स आने शुरू हो गए जो उसे धमकाने की कोशिश कर रहे थे। उसी का पता लगाने के लिए ये दोनों डिटेक्टिव एजेंसी में आए हुए हैं। अपना हीरो चेलियन भी इसी एजेंसी में डिटेक्टिव है और आज वो लेट आया है ना, तो उसकी कलीग अनीता कहती है आज तो बॉस की डांट खाओगे तुम। और बॉस अभी फिलहाल एक पति पत्नी का केस देख रहे हैं। वो इतना कहती है कि तभी वो पति बाहर आ जाता है, क्योंकि इनका जो बॉस है जिसका नाम चंद्रन है, वो पत्नी से अकेले में पूछताछ करना चाहता है। मतलब उसका कोई तरीका होगा स्पेशली। अब चेलन कहता है देखो, मैं चंद्रन सर का असिस्टेंट हूँ, आप मुझे ये बताइए आप पुलिस में जाने के बजाय सीधे यहाँ पर क्यों आ गए? वो कहता है कि वहाँ जाता तो मेरी वाइफ की बदनामी होती ना सर, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। चेलन पूछता है कि आपको अपनी वाइफ का कौन सा स्वभाव अच्छा लगता है? वो बहुत सोचकर कुछ बातें बताता है, लेकिन जब चेलियन पूछता है उनका कौन सा स्वभाव आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो बिना सोचे एक लंबी लिस्ट बता देता है। सब कुछ सुनकर चेलियन पूछता है कि अब एक बात बताइए, अगर पत्नी के एक्स के बारे में पता चला तो आप क्या करेंगे? पति कहता है मैं उससे पूछूंगा कि तुम मेरी वाइफ का पीछा क्यों कर रहे हो, उसको छोड़ दो। और उसे छोड़ने के लिए क्या चाहिए, फिर मैं उसे वो अमाउंट सेटल करके दे दूंगा और इस मामले को ही खत्म कर दूंगा। ये बात चली रही होती है कि इतने में पत्नी बाहर आ जाती है और पति चंद्रन के कमरे में जाता है। अब चेलियन पत्नी से सवाल करता है कि आपके पति की अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयाँ क्या है? अगर आपको बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज बता दीजिए। वो बताती है मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उनमें कोई बड़ी खामी नजर नहीं आई आज तक। लगता है दोस्तों ये पति से बहुत प्यार करती है। चेलियन आगे पूछता है कि आपने अपने एक्स से ब्रेकअप क्यों किया था? वो बताती है कि हमारे परिवार वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसी वजह से हम दोनों ने एक दूसरे की सिचुएशन को समझकर ब्रेकअप लेने का फैसला किया। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, क्या आपका एक्स ऐसा आदमी है जो म्यूचुअल ब्रेकअप के बाद भी आपको परेशान करेगा? वो कहती नहीं, वो इस टाइप का इंसान तो नहीं था, पर न जाने अब ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा, आपके घर पर रोज उसका लेटर आता है राइट? तो वो कौन डालकर जाता है, कभी देखा है उसको? वो कहती है देखा तो नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उस लेटर को कौन रिसीव करता है और कौन आपको लेटर देता है? वो कहती है लेटर तो मेरे पति को ही मिला है शायद, वही मुझे दिखाते हैं कि ये तुम्हारे एक्स ने भेजा है। ये कहने के बाद अब पत्नी को पति पर शक होता है और वो तुरंत चंद्रन के कमरे में जाकर पति पर बरस पड़ती है कि मैंने तुम्हें भला इंसान समझा, पर तुम इतने शक्की होंगे ये मुझे कभी नहीं पता था। इनकी बहस होने लग जाती है और पति पत्नी दोनों लड़ झगड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल पति को पत्नी पर शक था कि वो अब भी अपने एक्स से मिलती है, इसलिए जानबूझकर उसने खुद ये लेटर्स लिखे और पत्नी को बताया कि कोई लेटर देकर गया है। ऐसा करके वो अपनी वाइफ के रिएक्शन से असलियत का पता लगाना चाहता था। अगर वो पुलिस के पास जाता तो उसका ढोंग सामने आ जाता और पुलिस इसको धो डालती, इसलिए वो होशियारी से पत्नी को यहाँ लेकर आ गया था। अब चंद्रन चेलन को डांटता है कि तुमने इस केस में दखल क्यों दिया? मैं जान चुका था कि ये सब पति का काम है, लेकिन मैं उनके बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहता था और समझा बुझाकर इस मामले को निपटाना चाहता था, पर तुम्हें कि बस जल्दबाजी रहती है हमेशा। अब देखो उनके बीच लड़ाई करवा दी तुमने। आइंदा कोई भी केस आए तो सिर्फ डिटेल्स कलेक्ट कर लेना, इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर लूंगा, समझे? कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर शिव कुमार नाम का एक आदमी आता है जो बताता है कि उसकी बेटी जिसका नाम जयंती है, वो मूर्ति नाम के एक आदमी से प्यार करती है जो कॉलेज में लाइब्रेरियन है। वो चेलन को मूर्ति की फोटो दिखाता है। वो बताता है कि मैंने जयंती को मना किया, लेकिन वो जिद कर रही है कि शादी करेगी तो मूर्ति सही, इसलिए मुझे मूर्ति के बारे में पता लगाना है और अच्छा लड़का निकला तो ही मैं शादी करवाऊंगा।
लेकिन कुछ दिनों से मूर्ति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सके तो उसको ढूंढ लीजिए सर आप। वो अपना आता पता सब कुछ बताता है और कहता है कि कुछ डिटेल्स मिले तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। कहकर वो चला जाता है। इतने में चंद्रन चेलन को कॉल करके एक घर का एड्रेस देता है। उस घर में चोरी हुई है और प्रकाश नाम का पुलिस ऑफिसर वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम फौरन वहां पर जाकर क्लूज को कलेक्ट करो और मुझे कॉफी शॉप पर मिलो। चेलन भी उस घर में जाता है जहां वो इंस्पेक्टर प्रकाश को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन लगता है चेलन का आना उसे अच्छा नहीं लगा। वो चेलन को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, लेकिन चेलन अपनी तरफ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट करता है और उस कॉफी शॉप में पहुंच जाता है। वहां चंद्रन और पुलिस चीफ डिस्कस कर रहे होते हैं। वो इंस्पेक्टर प्रकाश से पूछते हैं कि क्या कोई एविडेंस मिला। वो कहता है सर कुछ खास तो नहीं मिला। चोर ताला तोड़कर घर में घुसा और चोरी करके निकल गया। लेकिन अब चेलन की बारी। वो बताता है कि असल में चाबी डालकर घर का ताला खोला गया है और चोरी करने के बाद उस ताले को किचन के काउंटर पर रखकर तोड़ भी दिया गया ताकि पुलिस को घर के लोगों पर शक न हो। किचन काउंटर का टाइल्स एक जगह पर टूटा हुआ था, मतलब ताला वहां पर रखकर तोड़ा गया था। अगर ताला गेट पर तोड़ा होता तो गेट पर उसके निशान जरूर होते, लेकिन गेट तो एकदम साफ था। ये जरूर उस घर के किसी आदमी का ही काम लग रहा है सर। परिवार वालों से पूछताछ करेंगे तो सब पता चल जाएगा। अब इस पर चीफ उसे थैंक यू कहकर प्रकाश को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन अब प्रकाश को चेलन से और भी चिढ़न होने लग जाती है, क्योंकि प्रकाश खुद उतनी सारी चीजें पता नहीं कर पाया जितना चेलन ने पता किया था। इसके बाद चेलन और चंद्रन मैकेनिक शेड में जाते हैं जहां चंद्रन की कार का रिपेयर चल रहा है। मैकेनिक कहते हैं सर इसको ठीक करने में तो देर रात हो जाएगी। लेकिन चंद्रन 2 दिन के लिए सिटी से बाहर जा रहा होता है, तो वो चेलन से कहता है कि तुम कार को पिकअप कर लेना, 2 दिन के बाद मैं लौटकर तुमसे ले लूंगा आराम से। उस रात चेलन कार को मैकेनिक शेड से पिकअप करके घर जा ही रहा होता है। रास्ते में एक आदमी उसकी कार पर गिर जाता है। चेलन घबराकर गाड़ी रोकता है और देखता है कि एक आदमी नीचे पड़ा हुआ है, और टेंशन की बात तो यह है कि वो मर भी चुका है। चेलन बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब क्या करूं, कहीं इसका कत्ल का इल्जाम मुझ पर ना आ जाए। आसपास कोई भी नहीं होता तो चेलन लाश को उठाकर डिक्की में रख देता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। पर रास्ते में उसे इंस्पेक्टर प्रकाश दिखता है जो कि पेट्रोलिंग कर रहा होता है। अब उसे देखते चेलन तो सीधे गाड़ी रिवर्स करता है, लेकिन प्रकाश उसे देख लेता है। वो तो पहले से चेलन से चिढ़ा हुआ था और अब चेलन को रिवर्स लेते हुए देखकर उसे शक होता है कि कहीं ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा। वो गाड़ी की तलाशी लेने लग जाता है और जब वो डिक्की खोलता है तो चेलन उससे बहस करने लग जाता है। तभी पुलिस चीफ वहां पर आता है और प्रकाश से कहता है कि मैंने देखा कि तुमने सुबह भी चोरी के केस में चेलन के साथ कोऑपरेट नहीं किया और अब उसको फिर से तंग कर रहे हो। पुलिस को कभी कभी प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद लेनी पड़ती है, इसलिए उनसे बेवजह भिड़ना अच्छी बात नहीं है, समझे। कहकर वो चेलन को जानने के लिए कह देता है। फिर चीफ प्रकाश को डांटकर वहां से खुद भी चला जाता है। इसी बीच प्रकाश देख लेता है कि चेलन की कार की डिक्की जरा खुली हुई है और उसके अंदर कोई है। वो चेलन की कार को फॉलो करने लग जाता है। चेलन बहुत तेज चलाकर किसी तरह उससे पीछा छुड़ाता है और एक सुनसान जगह पर जाकर गड्ढा खोदता है। फिर उस लाश को बाहर निकालता है, पर उसका चेहरा देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो कोई और नहीं, मूर्ति है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए शिव कुमार चेलन के पास आया था। दोस्तों, चेलन भी उसे गड्ढे में दफनाकर चुपचाप आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। इतने में वो प्रकाश भी वहां पर पहुंच जाता है। अब वो डिक्की चेक करता है तो वहां पर कोई नहीं होता। वो चेलन को साथ ही वार्न करता है कि तुम एक न एक दिन तो रंगे हाथों पकड़े जाओगे बेटे, उस दिन देख लूंगा तुम्हें। कहकर वो चला जाता है। अगले दिन चेलन अपने फ्रेंड महेश को सारी बातें बताता है कि यार कल रात एक छोटी प्रॉब्लम हो गई पता है। लेकिन महेश कहता है कि अबे क्या बात कर रहा है, ये छोटी प्रॉब्लम है, ये कांड है कांड। देख मुझे इसमें मत घसीटना, मैं तो चला यहाँ से। तभी चेलन देखता है कि शिव कुमार एक मेडिकल शॉप से निकलता है। एज पर लॉजिक तो चेलन को शिव कुमार से डरना चाहिए, क्योंकि उसने शिव कुमार के होने वाले दामाद को अपनी कार से जोड़ा दिया था। लेकिन यहाँ पर उल्टा शिव कुमार चेलन को देखकर वहां से भागता है और एक ऑटो में वहां से निकल जाता है। चेलन समझ नहीं पाता कि ये मुझे देखकर डर क्यों रहा है, जबकि मुझे इसको देखकर डरना चाहिए। वो कंफ्यूज होकर ऑफिस आता है तो उसे एक आदमी कॉल करता है। वो कहता है कल जो तुमने किया मैंने सब कुछ देख लिया था। अगर तुम पुलिस में फंसना नहीं चाहते हो तो उस लाश को लेकर मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ।
नॉर्मली इस तरह के ब्लैकमेलर्स पैसे मांगते हैं, लेकिन ये तो लाश मांग रहा है। खैर, चेलन उस जगह से लाश को खोद निकालता है, पर तभी वो लाश के मुंह में रखा हुआ एक मेमोरी कार्ड देखता है। वो समझ जाता है कि जो आदमी इसकी लाश मांग रहा है जरूर उससे ये मेमोरी कार्ड चाहिए। चेलन उस मेमोरी कार्ड को अपने पास रख लेता है और लाश को लेकर उस आदमी से मिलने जाता है। वो आदमी एक ब्लैक हुडी पहनकर खड़ा होता है, जिस वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख पाता। चेलन लाश को उसके हवाले करके वहां से निकल जाता है। फिर ब्लैकमेलर लाश को खींचकर लेकर जा रहा होता है, लेकिन अचानक लाश हिलने लग जाती है। ब्लैकमेलर तो चौंक जाता है। असल में वो लाश नहीं, चेलन का फ्रेंड महेश होता है, जो लाश की एक्टिंग कर रहा था। अब चेलन और महेश मिलकर इस आदमी को मारने लग जाते हैं, लेकिन वो महेश पर हमला करके वहां से तुरंत भाग जाता है। महेश पूछता है कि यार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ बताएगा कोई? तब चेलन रिवील करता है कि असल में मूर्ति मेरी गाड़ी से टकरा कर नहीं मरा था, बल्कि पहले से किसी ने उसे चाकू से मार डाला था। उस दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया और उसे दफना दिया, लेकिन आज जब उस जगह से लाश को मैं निकाल रहा था तो मैंने उसके पेट पर चाकू से काटने के निशान देखे। इतना ही नहीं, उसके मुंह में एक मेमोरी कार्ड भी था जो इस ब्लैकमेलर को चाहिए, और मुझे तो लगता है कि इस ब्लैकमेलर ने या फिर किसी और ने ही मूर्ति का कत्ल किया है। पर ये मेमोरी कार्ड तो टूट चुका है और इसमें क्या था ये हमें पता नहीं चलेगा। महेश कहता है कि अब तो पता चल गया कि तूने कत्ल नहीं किया है, ठीक है, तो हमें पुलिस के पास चले जाना चाहिए। चेलन कहता है कि नहीं यार, जाने अनजाने में मैं इस कत्ल में उलझा हुआ हूँ। ऐसे में पहले हमें सच का पता लगाना होगा कि इस मेमोरी कार्ड में क्या था और मूर्ति का कत्ल किसने किया और क्यों किया। मुझे तो शिव कुमार पर शक है, जो मूर्ति की डिटेल्स पता लगाने मेरे पास आया था, और अगर हम अभी बिना एविडेंस के पुलिस के पास गए तो मुझे कातिल कहेंगे वो। अब चेलन और महेश उस कॉलेज में जाते हैं जहाँ पर मूर्ति लाइब्रेरियन हुआ करता था। चेलन अपनी आइडेंटिटी बताकर एक स्टाफ से कहता है, हम लाइब्रेरीज के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, क्या हम मूर्ति से मिल सकते हैं? वो कहता है, मूर्ति वो तो कुछ दिनों से कॉलेज आया ही नहीं, आप चाहें तो हमारा लाइब्रेरी देख सकते हैं वैसे। कहकर वो इन्हें लाइब्रेरी में छोड़कर चला जाता है। चेलन लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने लग जाता है तो डस्टबिन में उसको एक कवर मिलता है जिस पर मूर्ति का एड्रेस होता है। तब एक लड़की चेलन को घूरते हुए वहां से गुजर जाती है। चेलन को उस पर भी जरा शक होता है और वो महेश को बताता है कि पिंक ड्रेस में एक लड़की बाहर निकलेगी तो तुम उसका नाम पूछो। महेश भी वैसा ही करता है। वो लड़की अपना नाम बताती तो चेलन कहता है उसे छोड़ दो। महेश पूछता है, यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? ना जान ना पहचान, अचानक किसी लड़की से नाम पूछो और फिर उसको जाने भी दो। अबे अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। उस लड़की पर तुझे शक है क्या? चेलन कहता है, नहीं, पर वो मुझे घूर रही थी, सोचा सेफ्टी के लिए उसका नाम जान लूं। चेलन का मकसद क्या है ये तो महेश की समझ से बहुत दूर है। असल में वो इस केस में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता था, लेकिन चेलन ने जैसे तैसे उसको मना लिया था। अब चेलन उस कवर पर लिखे एड्रेस पर जाता है, यानी मूर्ति के घर। वो ताला तोड़कर अंदर जाता है तो वहां पर एक बुक के अंदर उसे 3 मेमोरी कार्ड्स मिलते हैं। चेलन उनको लेकर घर पर आ जाता है और उन्हें अपने फोन पर डालकर चेक करता है तो एकदम शॉक। दरअसल कॉलेज में गर्ल्स बाथरूम में ली गई वीडियोस उसमें होती हैं। मतलब मूर्ति कॉलेज के गर्ल्स बाथरूम में मोबाइल छुपाकर अश्लील वीडियोस बनाता था। उसी वक्त चेलन के घर पर वो ब्लैक हुडी वाला ब्लैकमेलर घुस जाता है। उसकी और चेलन की बहुत लड़ाई होती है और आखिर वो चाकू से चेलन पर हमला करके वहां से भाग जाता है। तभी चेलन की कलीग अनीता उसकी मदद करती है। फिर चेलन के लिए कुछ दवाइयां लेने वो मेडिकल शॉप जाती है। तब मेडिकल शॉप वाला चेलन का नाम पूछता है। तभी चेलन को स्ट्राइक होता है कि उस दिन इसी मेडिकल शॉप से शिव कुमार भागा था, मतलब उसने यहाँ से दवाइयां खरीदी होंगी और अपना नाम भी दिया होगा। फिर चेलन फार्मासिस्ट से उस दिन की तारीख और टाइम बताकर शिव कुमार की डिटेल्स मांगता है। पहले तो वो देने से मना करता है, लेकिन चेलन कहता है शिव कुमार की वजह से मेरे दोस्त को प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मांग रहा हूँ, जल्दी दो। वो अपना रजिस्टर चेक करके बताता है कि उस वक्त जो आदमी मेरी शॉप पर आया था उसका नाम पुरुषोत्तम था। मतलब शिव कुमार का असली नाम पुरुषोत्तम है और उसने चेलन से झूठ बोला था। चेलन और अनीता मिलकर उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ भी लेते हैं जिसकी ऑटो में उस दिन शिव कुमार यानी पुरुषोत्तम चढ़ा था। ऑटो ड्राइवर जरा सोचकर वो लोकेशन बता देता है जहां उसने पुरुषोत्तम को ड्रॉप किया था। दोनों पुरुषोत्तम के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी चेलन प्रकाश को देखता है जिसका घर भी वहीं पर है। तभी चेलन अनीता के चेहरे के पीछे अपना चेहरा छुपा लेता है ताकि प्रकाश उसको देख ना पाए। फिर चेलन रात को वहां जाता है और देखता है कि पुरुषोत्तम अपने घर पर ही है।
वो पुरुषोत्तम से पूछता है कि आपके और मूर्ति के बीच क्या प्रॉब्लम थी, साफ साफ बता दीजिए, आपने मुझे अपना असली नाम क्यों नहीं बताया। तब चेलियन देखता है कि वहाँ पर 2 शूज होते हैं जिसे चेलियन ने उस हुडी वाले ब्लैकमेलर के पैरों पर देखा था। चेलियन समझ जाता है कि ब्लैकमेलर पुरुषोत्तम का बेटा है और बाप बेटा मिलकर कोई क्राइम कर रहे हैं। इतने में पुरुषोत्तम का बेटा जिसका नाम अशोक है वो आ जाता है। वो चाकू दिखाकर चेलियन को धमकाता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। अब वो चाहते हैं कि चेलियन उन्हें उस जगह पर लेकर जाए जहां पर उसने मूर्ति की लाश को दफनाया था। चेलियन गाड़ी चलाने लग जाता है। वो दोनों से फिर पूछता है कि आखिर तुम्हारा और मूर्ति का कनेक्शन क्या है, लेकिन दोनों कुछ नहीं बताते। इतने में वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लाश दफनाई गई है। बाप बेटा उस जगह को खोदते हैं और लाश के हाथ और मुंह के अंदर कुछ ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच चेलियन ने चालाकी से चाकू हथिया लिया था और वो इनको धमकाता है कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं उस मेमोरी कार्ड का सारा कंटेंट डिलीट कर दूंगा। ये सुनकर पुरुषोत्तम उसके पैरों पर गिर पड़ता है कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। फिर वो सारा सच रिवील करता है। दरअसल पुरुषोत्तम की बेटी जयंती कॉलेज स्टूडेंट थी और उसका बेटा अशोक शहर से बाहर दूसरे कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन पुरुषोत्तम करंट बिल भरने गया था। घर पर सिर्फ जयंती होती है। असल में वो सिर्फ शारीरिक तौर पर लड़की थी, लेकिन मानसिक तौर पर वो खुद को एक लड़का फील करती थी। पर वो नहीं जानती थी कि वो अपनी इस स्थिति को कैसे समझे और दूसरों को अपने बारे में कैसे समझाए। यही बात उसे परेशान कर रही थी। वो इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देखती है जिसमें कुछ लड़कियां अपना सेक्स चेंज प्रोसीजर करवाकर लड़का बन गई थी, क्योंकि वो अंदर से खुद को लड़का ही मानती थी और वही उनके लिए सच भी था। कुछ देर बाद वो सिगरेट पीने लग जाती है। तभी पुरुषोत्तम, जो कि अपना डेबिट कार्ड भूलकर निकल गया था, वो वापस आ जाता है। पूरा घर धुएं से भरा होता है। दरअसल सिगरेट की बदबू को छुपाने के लिए जयंती ने घर में सांभरानी जलाकर रखा था। इस वजह से पुरुषोत्तम को कोई शक नहीं होता। फिर वो अपना डेबिट कार्ड लेकर निकल जाता है। जब वो काम खत्म करके लौटता है तो जयंती उसको खाना परोसती है। तब पुरुषोत्तम को उस पर सिगरेट की स्मेल आती है। वो चौंक जाता है कि इसको ये आदत कब से लगी, पर वो उससे कुछ नहीं पूछता। जयंती घर का काम कर रही होती है, लेकिन उसका मन किसी चीज में नहीं लगता, क्योंकि जब अपनी आइडेंटिटी को लेकर ही उलझन हो जाए तो कौन चैन से रह सकता है। वो खुद को एक लड़का मानती है, लेकिन कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेगा और उल्टा उसे कोसेगा जैसे कि उसकी कोई गलती हो। ये सब कुछ सोचकर वो बहुत रोती है। वो फिर इंटरनेट पर इस बारे में रिसर्च भी करती है, पर एक दिन पुरुषोत्तम उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग जाता है। तो वो साफ साफ कह देती है कि पापा, मैं लड़की नहीं हूँ, मेरा शरीर लड़की का है, लेकिन मन में तो मैं लड़का हूँ। पर मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर माँ होती तो शायद मैं उन्हें समझा पाती। ये सुनकर पुरुषोत्तम को बहुत दुख होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम ने माँ और बाप दोनों का प्यार देकर अपने बच्चों को पाला था, पर अब बेटी कह रही है कि माँ की कमी वो पूरी नहीं कर पाया। ये सोचकर वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि अब से मैं शादी के लिए तुम्हें तंग नहीं करूंगा बेटा, तुम अपनी मर्जी से रहो जैसे तुम्हें रहना है। उसके बाद हुआ ये कि एक दिन कॉलेज में एक लड़की बाथरूम जाकर ड्रेस चेंज करके बाहर निकलती है। उसके जाने के बाद हाउसकीपर अंदर जाकर वहां रखे बोटल्स के पीछे से एक मोबाइल निकालती है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। वो उस वीडियो को लाइब्रेरियन के हवाले कर देती है और कहती है कि आगे से काम मुझसे नहीं होगा। फिर वो वाणी नाम की एक लड़की को बुलाता है जिसकी वीडियो भी उसने इस तरह बनाई थी। वाणी विनती करती कि प्लीज मेरा वीडियो डिलीट कर दो सर, पर वो वाणी को ब्लैकमेल करता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा, फिर तुम्हारी देखो कितनी बदनामी होगी। एंड उसी वक्त जयंती, जो लाइब्रेरी में थी, वो ये सब कुछ देख लेती है और सीधे मूर्ति पर हमला कर देती है। वो मूर्ति के मुंह पे थूक भी देती है कि तू इतना घटिया आदमी है, मुझे नहीं पता था। कहकर वो मूर्ति को पीट कर वाणी को बचा लेती है। वाणी विनती करती है कि इस मूर्ति के पीछे कई लोग इन्वॉल्व हैं इस गंदे काम में, पर हम उतने पावरफुल नहीं है कि इन सब से भिड़ जाएं। मुझे तो बस उस वीडियो को किसी तरह डिलीट करवाना है। तब जयंती उसे हिम्मत देती है कि तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करेंगे। उसी रात वाणी जयंती को मैसेज करती है कि आज तुमने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, थैंक्स। इनकी चैटिंग शुरू हो जाती है और लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले दिन दोनों लाइब्रेरी में मिल जाते हैं। जयंती पूछती है, क्या तुम सिर्फ चैट पर ही किसिंग इमोजी भेजोगी? वाणी कहती है, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी दे सकते हो,
कहकर वो जयंती को किस करने आती है, लेकिन तभी मूर्ति आ जाता है और इन दोनों को इस सिचुएशन में देखकर वो शुरू हो जाता है कि अच्छा तो ये चक्कर चल रहा है, तभी तुम्हें मर्द पसंद नहीं है, सिर्फ लड़कियां पसंद है। कहकर वो वाणी को खींचकर एक कमरे में लेकर बंद कर देता है। फिर वो जयंती के पास आता है और कहता है, लड़के का ड्रेस पहनोगी तो क्या लड़का बन जाओगी? तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, अब मैं दिखाता हूँ कि मर्द किसे कहते हैं। कहकर वो जयंती को बहुत बुरा मारता है और फिर एक जगह मोबाइल कैमरा ऑन करके जयंती के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और वो अपना मकसद पूरा भी कर लेता है। इतना ही नहीं, वो उस वीडियो में अपना चेहरा ब्लर करके उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल भी देता है। जयंती एकदम टूट जाती है और घर आकर चुपचाप लेट जाती है। रात को पुरुषोत्तम उसको जगाता है तो वो कहती है, जरा बुखार है पापा, मेरी तबीयत खराब है, अभी आप जाकर आराम कीजिए। पुरुषोत्तम भी अपने कमरे में चला गया। आधी रात को अशोक घर आया और बहुत परेशान दिख रहा था। उसने पुरुषोत्तम को उस वीडियो के बारे में बताया जिसमें मूर्ति ने जयंती के साथ जबरदस्ती की थी। अपनी बेटी पर हुए अन्याय को पुरुषोत्तम सह नहीं पाता और बाप बेटा बहुत रोते हैं। फिर वो जयंती के कमरे में जाते हैं तो तब तक वो फांसी लगाकर मर चुके थे। इनकी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। तब वाणी ने उनको बताया कि ये सब मूर्ति ने किया है, जो कॉलेज की कई लड़कियों की ऐसी वीडियोस बनाकर उन्हें हमेशा ब्लैकमेल करता रहता है। वही जयंती की मौत का कारण भी है। फिर पुरुषोत्तम और अशोक ने मूर्ति को खत्म करने का प्लान बनाया, लेकिन मूर्ति को पता चल गया था कि पुरुषोत्तम उसकी असलियत जान चुका है, इसलिए वो कहीं छुप गया। बाप बेटा उसको हर जगह ढूंढने लगे। अशोक के फ्रेंड्स मूर्ति के घर के सामने एक बिल्डिंग में रहते थे। अशोक भी वहां पर गया और उसने मूर्ति को कॉल करके कहा, मैं वाणी का भाई हूँ, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, तुम बस मेरी बहन की वीडियो वाला वो मेमोरी कार्ड मुझे दे दो, मैं अपनी बहन की बदनामी नहीं सह सकता, प्लीज। मूर्ति भी मान गया और उसने अशोक को एक जगह पर बुलाया। अशोक भी वहां पर गया। मूर्ति ने उसे मेमोरी कार्ड दे दिया, लेकिन अशोक ने पैसे निकालने के बहाने चाकू निकाल कर उसका पेट फाड़ दिया। फिर भी वो अशोक से बचकर वहां से भागा और तभी चेलन की गाड़ी से वो टकरा कर मर गया। लेकिन अशोक ने इस बारे में पुरुषोत्तम को नहीं बताया था, इसलिए वो अपनी तरफ से मूर्ति को ढूंढने के लिए चेलन की डिटेक्टिव एजेंसी में गया। पर जब बाद में पुरुषोत्तम को पता चला कि अशोक ने मूर्ति को मार डाला तो पहले तो वो घबराया, लेकिन फिर उसे लगा कि अशोक ने ठीक ही किया, वरना मूर्ति की वजह से कई लड़कियों की जान चली जाती। और अब प्रेजेंट में पुरुषोत्तम कहता है कि मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पुलिस में सरेंडर करने जाऊंगा। पर चिलन कहता है कि अगर आप पुलिस के पास गए तो बेवजह मैं भी इसमें फंस जाऊंगा, क्योंकि मूर्ति मेरी गाड़ी से टकराया था, पुलिस मुझे भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए सबसे बढ़िया तो यही होगा कि हम इस मामले को यहीं पर निपटा दे। मूर्ति लापता था तो उसको लापता ही रहने दीजिए, हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन असल में इंस्पेक्टर प्रकाश इस वक्त छुपकर इनकी वीडियो बना रहा होता है। फिर वो सामने आकर कहता है कि वाह बेटा, सब कुछ आपस में डिसाइड कर लोगे तो पुलिस क्या अंगूठा चूस कर बैठी रहेगी, अब तुम सबका हाल बेहाल होने वाला है, तुम देखते जाओ। इनकी मुठभेड़ हो जाती है, लेकिन प्रकाश किसी तरह बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। अब ये तीनों कहते हैं कि हमें कोई नहीं बचा सकता। ये सोचकर सभी मायूस हो जाते हैं, लेकिन तभी कोइंसिडेंटली प्रकाश सामने से टैक्सी से टकरा जाता है और गिरकर बेहोश। टैक्सी ड्राइवर घबराकर उसे उठाता है और अपनी कार की डिक्की में रखकर वहां से निकल जाता है। तभी चिलन एक्सीडेंट स्पॉट पर आता है तो प्रकाश की बाइक के पास उसका मोबाइल पड़ा होता है। चिलन उसमें से इनकी वीडियो डिलीट कर देता है जो प्रकाश ने अभी रिकॉर्ड की थी। अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सोचकर चिलन, पुरुषोत्तम और अशोक चैन से रहते हैं। दूसरी ओर टैक्सी ड्राइवर को डिक्की से आवाजें आती है तो डिक्की खोलता है। तब प्रकाश को होश आ चुका था और वो डिक्की से उतरकर टैक्सी ड्राइवर को जोर का तमाचा मारता है कि तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर फनी तरीके से दोस्तों खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना।